ओ पद्मंजरी व्याख्या को हम देख रहे हैं। श्लोक हमने देख लिए कल। पद्मंजरीकार वृत्तो भाष्य इत्यादि श्लोकों का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। अविचारित रमणीयं कामं व्याख्याशतं भवतु वृत्तेः हृदयंगमा भविष्यति गुणगृह्याणाम् इयं व्याख्या। पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि जो काशिका वृत्ति है उसकी भले ही सैकड़ों व्याख्याएं हों, लेकिन वो व्याख्याएं अविचारित रमणीय ही हैं। ठीक है, अर्थात उनको ऊपर ऊपर से देखने पर अच्छी प्रतीत होती है। पाणिनीय सूत्रों का अगर हम ठीक प्रकार से अर्थ बोध करना चाहते हैं और उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि से उनको देखेंगे तो फिर वो हमें ऐसी प्रतीत होंगे कि वो उनमें सूक्ष्मता नहीं है, उनमें गहनता नहीं है। सूत्रकार का जो अभिप्राय है उसके हृदय तक वो वृत्तियां नहीं पहुंच पा रही हैं, ऊपर ऊपर से देखने से ही अच्छी लगती हैं, वस्तुतः सूत्रकार के अभिप्राय को सुस्पष्ट करने में समर्थ नहीं है, अविचारित रमणीय है। ठीक है, अविचारित रमणीयं कामं व्याख्याशतं भवतु वृत्तेः, भले ही काशिका वृत्ति की, अब ये क्योंकि सीधे पाणिनीय सूत्रों पे काम नहीं कर रहे हैं, काशिका वृत्ति पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए वृत्ति की व्याख्याएं, काशिका वृत्ति की भले ही सैकड़ों व्याख्याएं हो, लेकिन वो व्याख्याएं कैसी हैं? अविचारित रमणीय ही हैं। तो और ये हमारी पद्मंजरी व्याख्या कैसी है? तो उसके लिए कहते हैं हृदयंगमा भविष्यति गुणगृह्याणाम इयं व्याख्या। जो लोग गुणगृह्य हैं, गुणों के ही पक्षपाती हैं, ठीक है, गुणों के प्रति ही जिनका झुकाव रहता है, अपना कोई पक्ष इस प्रकार से नहीं रहता कि ये मेरा पक्ष वो दूसरे का पक्ष, जिस पक्ष में गुण होते हैं उसी के प्रति जिनकी प्रवृत्ति होती है, ऐसे जो गुणग्राह्य लोग हैं उनको ये व्याख्या हृदयंगम हो जाएगी। ठीक है, उनके हृदय तक पहुंचेगी, उन्हें उत्तम प्रतीत होगी। अस्तु अन्यत् किमपि? ठीक है, आगे देखें। वृत्त्यंतरेष्वसन्तं गुणं वदन् वृत्तिकृन् निजे ग्रन्थे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यै क्रियमाणं वस्तु निर्दिशति वृत्तौ भाष्येति। वृत्त्यंतरेष्वसन्तं गुणं वदन्, दूसरी वृत्तियों में जो नहीं है, असंतम गुणम, ऐसे गुण को, वदन बताते हुए, वृत्त्यंतरेषु असंतम गुणम वदन। वृत्त्यंतरेषु माने भिन्नाः वृत्तयः, वृत्त्यंतरम, ठीक है, या वृत्त्यंतराणि, भिन्नाः वृत्तयः वृत्त्यंतराणि, और वृत्त्यंतरेषु असंतम गुणम, अर्थात अलग अलग वृत्तियों में जो दूसरी वृत्तियां हैं उनमें असंतम गुणम वदन, जो नहीं विद्यमान है, असंतम माने अविद्यमान गुण को वदन कहते हुए, वृत्तिकृत निजे ग्रंथे, वृत्तिकार क्या कर रहे हैं? निजे ग्रंथे, अपने ग्रंथ में, प्रेक्षावताम प्रवृत्त्यै, प्रेक्षावान लोगों की, प्रेक्षावान अर्थात प्रेक्षा क्या होती है? दृष्टि, विशेष बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि के लिए प्रेक्षा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वैसे तो एक दर्शन है ना, माने देखने का सामर्थ्य, अर्थात आंखों से ही देखने का सामर्थ्य नहीं, बुद्धि से देखने का सामर्थ्य जिनके पास है वो प्रेक्षावान लोग हैं, अर्थात बुद्धिमान। ठीक है, प्रेक्षावताम प्रवृत्ति, बुद्धिमान जनों की भी प्रवृत्ति के लिए क्रियमाणम वस्तु निर्दिशते, क्रिय जा रही वस्तु का निर्देश करते हैं। क्या भूमिका बना रहे हैं पद्मंजरीकार? कहते हैं कि दूसरी वृत्तियों में जो गुण नहीं है, अपनी वृत्ति में उस गुण को बताते हुए आचार्य जयादित्य जी अपने ग्रंथ में जिस प्रकार से बुद्धिमान लोगों की प्रवृत्ति हो जाए वैसा करने के लिए जो दूसरी जगह अविद्यमान गुण है उस तत्व का अपनी वृत्ति में निर्देश कर रहे हैं। वो क्या है? तो कहा वृत्तौ भाष्येति, वस्तु निर्दिष्टे इति, वो पदार्थ हैं जो हमने पहले श्लोक में देखा, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु,
वस्तु निर्दिष्टे सति तेन अर्थेन अर्थिनः प्रवर्तन्ते। क्या हो जाता है? वस्तु निर्दिष्टे सति, वस्तु का निर्देश करने पर। वस्तु का क्या मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? विषय, ठीक है। क्रियमाणम विषयम निर्दिशति, वस्तु निर्दिशति माने प्रतिपाद्य विषय को बता रहे हैं। उनके ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस ग्रंथ में किस विषय के बारे में वो बोलेंगे, किसका प्रतिपादन करेंगे, उसका निर्देश वृत्तौ भाष्य इस श्लोक को कह करके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु निर्दिष्टे सति तेन अर्थेन अर्थिनः प्रवर्तन्ते। कह रहे हैं कि जब हम किसी विषय का निर्देश कर देते हैं ना, घोषणा कर देते हैं कि अब यहाँ पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वो कार्यक्रम जिसको देखना हो आ जाते हैं ना, ठीक है, कि अब यहाँ पे इस वस्तु का विक्रय होने जा रहा है, अब यहाँ पे इस चीज की सेल लग रही है, तो उस वस्तु से जिसको प्रयोजन होता है या उस क्रिया से या उस ज्ञान विज्ञान से जिसको प्रयोजन होता है वो वहां पहुंच जाता है। तो ऐसे ही काशिकाकार वृत्तौ भाष्य ये श्लोक बोल करके अपनी पुस्तक के विषय का, अपने ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का उद्घोष कर रहे हैं कि हमारे ग्रंथ में इन इन विशेष बातों की चर्चा की जाएगी, इन इन विशेष विषयों का प्रतिपादन किया जाएगा, जिसको ये समझना हो, जानना हो, जो इस अर्थ से अर्थी हो, माने जो इस प्रयोजन से युक्त हो, जो इस प्रयोजन से प्रयोजन वाले हो, ठीक है, जिनके मन में ये बात है कि हमें ये सीखना है, जो उस प्रयोजन से अर्थी है, प्रयोजन वाले हैं, वो उस विषय में फिर प्रवृत्त हो जाते हैं विषय की स्पष्टता से उद्घोषणा कर देने पर। देखिए फिर से पंक्ति, वस्तु निर्दिष्टे सति, वस्तु का निर्देश कर दिए जाने पर, विषय का निर्देश कर दिए जाने पर, तेन अर्थेन अर्थिनः, उस अर्थ से जो अर्थी हैं, माने उस प्रयोजन से जो प्रयोजन वाले हैं, उस प्रयोजन से जो युक्त हैं, ठीक है, अर्थात उस प्रयोजन को जो चाहते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रवर्तन्ते, वो प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बता दिया ना कि हमने अपने ग्रंथ में क्या किया है, वृत्ति में, भाष्य में, धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में और इसके अतिरिक्त भी व्याकरण के अन्य ग्रंथों में जो विप्रकीर्ण तंत्र है, सिद्धांत है व्याकरण का, उसका हमने यहाँ पे सार संग्रह किया है। तो उस सार संग्रह को जब बता दिया तो वृत्ति, भाष्य आदि में फैले हुए विस्तृत व्याकरण सिद्धांत को जो व्यक्ति जानना चाहता होगा, समझना चाहता होगा, वो अब इस ग्रंथ में प्रवृत्त हो जाएगा। इतरे न, और दूसरे जो है वो निवृत्त हो जाते हैं, जिनका ये प्रयोजन नहीं है ये जानना व्याकरण, वृत्ति आदि में क्या व्याकरण सिद्धांत है, भाष्य में क्या व्याकरण सिद्धांत है, उसको जो नहीं जानना चाहते वो प्रवृत्त नहीं होते हैं। इति उपयुक्तो ग्रंथादौ वस्तु निर्देशः, इसलिए ग्रंथ के आदि में वस्तु का निर्देश कर देना, प्रतिपाद्य विषय का निर्देश कर देना, ये उपयुक्त ही है, अच्छा ही है, ठीक है। वृत्त्यंतरेषु संभाविनो गुणस्य कथनं तु प्रवृत्ति नियमार्थम्, कथम अपरथा प्रवृत्तिर्विहाय वृत्त्यंतरान्यस्याम्, वृत्त्यंतरेषु असंभविनो गुणस्य कथनं तु प्रवृत्ति नियमार्थम। कह रहे हैं कि वृत्त्यंतरेषु, दूसरी वृत्तियों में, असंभविनः, जो नहीं विद्यमान है, ठीक है, जो असंभवी गुण है, माने जो वहां नहीं विद्यमान है, जो वहां संभव नहीं है, जो वहां विद्यमान नहीं है, उस प्रकार के गुणस्य कथनम, उस प्रकार के गुण का कथन किया है आचार्य ने, है ना। तो वो किस लिए किया है? तो कहा प्रवृत्ति नियमार्थम, प्रवृत्ति की नियमितता के लिए, प्रवृत्ति के नियम के लिए, कि इस ग्रंथ में प्रवृत्ति हो ही, ठीक है, काशिका में प्रवृत्ति हो ही, अन्यत्र ना हो, ये भी निकलता है अर्थापत्ति से, ठीक है। कथम अपरथा प्रवृत्तिर्विहाय वृत्त्यंतरान्यस्याम्, देखिए कथम, कथम माने कैसे, अपरथा, अपरथा माने अन्यथा, अन्यथा कैसे, वृत्त्यंतराणि विहाय अस्याम प्रवृत्ति स्यात्, अगर ना करें, ऐसे गुणों का कथन ना करें कि जो इसी ग्रंथ में हो, अन्य में ना हो, तो फिर अन्य वृत्तियों को छोड़ करके इसमें कैसे वृत्ति होगी,
इस ग्रंथ में कैसे प्रवृत्ति होगी? अन्यों को छोड़ के, अन्य वृत्तियों को छोड़ के इस वृत्ति में प्रवृत्ति कराना चाहते हैं, तो ऐसी ही किसी विशेष बात को कहना पड़ेगा जो अन्यत्र विद्यमान नहीं है, इसी ग्रंथ में विद्यमान है। ठीक हो गया? वृत्त्यंतरेषु असंभविनो गुणस्य कथनम तु प्रवृत्ति नियमार्थम। प्रवृत्ति का नियमन हो जाए, प्रवृत्ति का संकोच हो जाए अध्येता की। नियम यही तो होता है ना कि कुछ चीजों से हटा करके एक में प्रवृत्त करा दिया जाता है। तो अध्येता को अन्य वृत्तियों से हटा करके इसी वृत्ति में प्रवृत्ति कैसे कराई जाए, इसके लिए आचार्य ने इस तत्व का वर्णन किया है कि अन्य वृत्तियों में ये गुण नहीं है और इस वृत्ति में ये गुण है। देखिए आगे, स पुनर्गुणो वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य यह सारभूतो अंशस् तत्संग्रहात्मकत्वम्। वो गुण क्या है जो अन्य वृत्तियों में नहीं है, इधर ही है, काशिका में ही है, उसको बताया ना। स पुनर्गुण, हाँ वह गुण, और वह गुण है क्या है? वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, वृत्त्यादियों में विप्रकीर्ण तंत्र का, फैले हुए विस्तृत हुए हुए तंत्र का, सिद्धांत का, यह सारभूतो अंश, जो साररूप अंश है, जो उत्कृष्ट अंश है, प्रधान अंश है, तत्संग्रहात्मकत्वम, ये ग्रंथ उसका संग्रह स्वरूप है ना। इस ग्रंथ में उसका संग्रह किया गया है। यही गुण अन्य वृत्तियों से अलग है, भिन्न है। ठीक हुआ? अब व्याख्यान शुरू हो रहा है प्रथम श्लोक का पद्मंजरीकार की दृष्टि से। तत्र सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथो वृत्ति। वृत्ति किसको कहते हैं? जो सूत्रार्थ प्रधान ग्रंथ हो, जिसमें सूत्र का अर्थ प्रधानता से बताया जाए, वो ग्रंथ क्या है? वृत्ति है। सा चैह पाणिनि प्रणीतानां सूत्राणां कुनि प्रभृतिर आचार्यैर विरचितम विवरणम। पहले जो है वो पद्मंजरीकार ने वृत्ति का एक सामान्य अर्थ दे दिया सभी ग्रंथों के संदर्भ में। किसी भी ग्रंथ के संदर्भ में अगर वृत्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे क्या समझना चाहिए कि उस ग्रंथ के सूत्रों से संबद्ध जो अर्थपरक व्याख्यान है, अर्थ प्रधानता वाला व्याख्यान है, उसको क्या कहा जाएगा? वृत्ति कहा जाएगा। अब पाणिनि अष्टाध्यायी के संदर्भ में देखें विशेषतः, तो पाणिनि अष्टाध्यायी के संदर्भ में वृत्ति शब्द को कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? साचैह। और वह वृत्ति यहाँ क्या है पाणिनि सूत्रों के संदर्भ में? तो कहा पाणिनि प्रणीतानां सूत्राणां कुनि प्रभृतिभिर आचार्य विरचितम विवरणम। पाणिनि प्रणीत जो सूत्र हैं, अष्टाध्यायी सूत्र हैं, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा विरचित जो सूत्र हैं 4000, उन सूत्रों का कुनि आदि आचार्यों के द्वारा किया गया जो विवरण है, व्याख्यान है, वो यहाँ क्या कहलाता है? वृत्ति। ठीक है? वृत्ति का अर्थ ध्यान में आ गया ना। वृत्ति माने सूत्रार्थ प्रधानम व्याख्यानम या सूत्रार्थ प्रधानम विवरणम, सूत्रार्थ प्रधानः ग्रंथः, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है? ध्यान रखने जैसी बात यह है कि इसमें सूत्रार्थ की प्रधानता रहती है हमेशा वृत्ति ग्रंथों में। आगे देखिए, आक्षेप समाधान परो ग्रंथो भाष्यम। भाष्य किसको कहते हैं? आक्षेप और समाधान परक जो ग्रंथ होता है, जिसमें विशेषतः ये अर्थ कैसे हो गया, ठीक है, सूत्र का यही अर्थ कैसा हो गया, सूत्र से जो शब्द सिद्ध करके दिखा रहे हो यही शब्द क्यों बना, दूसरा क्यों नहीं बन गया, और कार्य क्यों नहीं हो गए, ऐसे शंका समाधान यहाँ पे जहाँ किया जाएगा कि सूत्र में कोई समस्त शब्द आ गया तो इसमें यही समास क्यों, दूसरा क्यों नहीं, कि या फिर जो है वो सूत्र के पदों का विभिन्न प्रकार से अन्वय करके अनेक पक्ष संभावित हो सकते हैं सूत्रार्थ में, तो यही सूत्रार्थ क्यों लेना है, दूसरा सूत्रार्थ क्यों नहीं लेना। इस प्रकार का सारा शंका समाधान जिस ग्रंथ में किया जाता है उसको कहते हैं भाष्य। आक्षेप समाधान परो ग्रंथः भाष्यम। आक्षेप और समाधान परक ग्रंथ भाष्य कहलाता है। तद इह कात्यायन प्रणीतानां वाक्यानां पतंजलि प्रणीतम विवरणम। भाष्य की पहले सामान्य व्याख्या कर दी कि भाष्य किसको कहते हैं। अब
व्याकरण सूत्रों के संदर्भ में भाष्य किसको कहा जाएगा, तो कहा तद इह, वह भाष्य यहाँ इस संदर्भ में, व्याकरण के संदर्भ में क्या है, कात्यायन प्रणीता नाम वाक्यानाम, आचार्य कात्यायन जी के द्वारा प्रणीत जो वाक्य हैं, कौन से हैं वो, वार्तिक वाक्य, उन वाक्यों का पतंजलि प्रणीतम विवरणम, उन वाक्यों का पतंजलि प्रणीत विवरण क्या कहलाता है, भाष्य। तथा शब्द समुच्चय, और तथा शब्द किस अर्थ में है, समुच्चय अर्थ में है। पारायण शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, पारायण शब्द प्रत्येक के साथ संबद्ध हो जाता है। धातु पारायणम नाम पारायणम इति, ठीक है, धातु पारायण और नाम पारायण। यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम, यत्र गण शब्दानाम निर्वचनम तन्नाम पारायणम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तथा शब्द के न्यासकार ने दो अर्थ कर दिए थे, सादृश्य अथवा समुच्चय। पद्मंजरीकार इसको सीधे सीधे समुच्चय अर्थ में ही स्वीकार कर रहे हैं, तथा शब्द समुच्चय। और पारायण शब्द प्रत्येक के साथ अभिसंबद्ध हो जाता है, किस नियम से, किस नियम से, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो धातु और नाम शब्द का हमने द्वंद्व किया है ना, और उसके अंत में पारायण शब्द जोड़ा था फिर षष्ठी समास से, तो पारायण शब्द दोनों के साथ संबद्ध हो जाएगा। धातु पारायणम नाम पारायणम इति। अब आगे देखिए कि धातु पारायण कहते किसको हैं, उसको बता रहे हैं। यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम, कह रहे हैं जहां धातुओं की प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाए वो धातु पारायण है, ठीक है। जैसे जहां मूल धातुएं हैं वो तो धातु पारायण है ही है, धातु पाठ तो, लेकिन जैसे धातुओं की प्रक्रिया का वर्णन माधुर्य धातु वृत्ति में या आख्यातिक आदि ग्रंथों में होता है, उनको भी क्या कहा जाएगा, धातु पारायण कहा जाएगा। यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम। अब धातु मूल ग्रंथ को यहाँ पे नहीं लेंगे एक तरह से, क्योंकि मूल धातु पाठ में व्याकरण का कोई विशेष सिद्धांत इस प्रकार से वर्णित है नहीं। वहां तो बस अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि धातुओं के अर्थ दिखा दिए आचार्य ने, कोई विशेष सिद्धांत वहां पे व्याकरण का वर्णित नहीं है। इसलिए इन्होंने धातु पारायण से किसको ले लिया, धातु प्रक्रियाएं जिस ग्रंथ में वर्णित हैं। धातु प्रक्रियाएं माने ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, शुद्ध कर्तृवाच्य आदि, फिर कर्मकर्ता आदि, फिर निजंत, यंगंत आदि सारी प्रक्रियाएं वहां दिखाते हैं ना, ये सारी धातु प्रक्रियाएं तो हैं। तो यत्र धातु प्रक्रिया तद धातु पारायणम, जहां धातु प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाए वो धातु पारायण ग्रंथ है। यत्र गण शब्दानाम निर्वचनम तन नाम पारायणम, और जहां गण शब्दों का निर्वचन किया जाए वो नाम पारायण है, ठीक है। अब गण शब्दों का निर्वचन जहां किया जाए वो नाम पारायण है, तो गण शब्दों का भी जो गण पाठ है एक तरह से, उसका भी पूरा अलग से व्याख्यान अभी भी प्राप्त होती हैं। कुछ व्याख्याएं आप लोगों ने शायद नहीं देखी होंगी ना, गण पाठ की व्याख्याएं नहीं देखी ना अलग से। यत्र गण शब्दानाम निर्वचनम तन नाम पारायणम, जहां गण शब्दों का निर्वचन किया जाए वो नाम पारायण ग्रंथ कहलाते हैं। और आदि शब्द से क्या लिया, तो कहते हैं आदि शब्देन शिक्षा उणादि फिशादेर ग्रहणम। आदि शब्द से वर्णोच्चारण शिक्षा है, फिर उणादि ग्रंथ है, फिर जो है वो फिट सूत्र है, और भी फिर से आदि जोड़ दिया, फिशादेर ग्रहणम। इसी प्रकार के जो और भी व्याकरण से संबद्ध ग्रंथ हैं उनको भी ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। हुआ इतना। आगे देखिए, समास हमने पहले देख ही लिया था, धातु नाम पारायण आदिशु शब्द में वही का वही समास है, केवल व्याख्या थोड़ा सा आचार्य अपने ढंग से दिखा रहे हैं यहाँ पे। विप्रकीर्णस्य अर्थात विक्षिप्तस्य, विक्षिप्त हुआ, इधर उधर जैसे फेंक देते हैं किसी चीज को, थोड़ा थोड़ा फैल जाता है ना सब तरफ, तो उस तरह से फैले हुए का। तंत्रस्य तंत्रम प्रधाने सिद्धांते, अमरकोश का वाक्य इन्होंने भी जो है उद्धृत कर दिया है तंत्र शब्द का अर्थ दिखाने के लिए, कि तंत्र शब्द प्रधान अर्थ में भी होता है और सिद्धांत अर्थ में भी होता है। तंत्रम प्रधाने सिद्धांते तंतुवाये परिच्छदे इति निघंटुः, या फिर तंतुवाय के परिच्छद में
इति निघंटु, ऐसा निघंटु तंत्र शब्द का एक अर्थ बताता है। अब तंतुवाये परिच्छदे, यहाँ पे पाठ भेद भी प्राप्त होता है। तंतुवाये परिच्छदे ऐसा भी पाठ प्राप्त होता है, या फिर तंतुवाये परिच्छदे षष्ठी समास करके भी शब्द मिलता है। अभिप्राय है कि तंतुवाये जो जुलाहा होता है उसका जो उपकरण होता है उसको कहने के लिए भी तंत्र शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। परिच्छद शब्द वैसे तो आवरण अर्थ में प्रयोग होता है, किंतु यहाँ उपकरण अर्थ में प्रयोग हो रहा है। शब्दों की अपनी अपनी अलग प्रयोग की शैली होती है, तो यहाँ पर उपकरण अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो तंत्र शब्द के आचार्य ने 3 अर्थ दिखा दिए। 2 तो अमरकोश के अनुसार तंत्रम प्रधाने सिद्धांते, और तंतुवाये परिच्छदे इति निघंटुः, निघंटु के अनुसार तंत्र शब्द का अर्थ क्या दिखा दिया, जुलाहे का जो उपकरण होता है बुनने के लिए, जिसको खड्डी कहा जाता है लोक भाषा में, उसको भी तंत्र शब्द से संस्कृत भाषा में कहा जाता है। अब कहते हैं कि तंत्र के आपने बहुत सारे अर्थ बता दिए, यूं भी बता दीजिए कि प्रकृत श्लोक में क्या अर्थ ले रहे हैं आप। तो कहा इह तो सिद्धांत वचनः, यहाँ इस श्लोक में तो तंत्र शब्द का अर्थ हम क्या ले रहे हैं, सिद्धांत ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ये शब्द सिद्धांत अर्थ का कथन करने वाला शब्द है।